Hello friends, welcome back to the second video on the series of pelvic inflammatory diseases. In the first we have discussed कि क्या क्या ऐसे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं या फिर जिसके हट जाने से या कॉजेटिव फैक्टर क्या क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। अब इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो रिकरेंस होता है, द रिकरेंस रेट इन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ इंक्रीजेज विद एवरी न्यू एपिसोड। जैसे अगर आपको एक बार कोई देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ PID इन पास्ट, देन द चांस ऑफ गेटिंग PID इज़ अराउंड 1%, but if there is a history of previous PID, then the chance is 8%. And similarly, if you have around 3 previous episodes of PID, then the chance of next episode increases by up to 75%. So when you take the history in your examination, always take this negative history or positive history, whichever is present in your case. सो ये इस नेगेटिव हिस्ट्री या पॉजिटिव हिस्ट्री जो भी आपकी निकल के आएगी, बट आपको उसको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PID, शी मे नॉट बी अवेयर दैट शी हैड PID, सो यू हैव टू आस्क द सेम कि आपको इस तरीके से पहले भी हुआ है क्या। यू हैव टू आस्क दिस इन डिटेल कि आपको पहले भी कभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लोअर एब्डोमिनल पेन हुआ क्या, इन्फेक्शन हुआ क्या। आप पूछेंगे कि आपको पहले PID हुआ था, उसको पता ही नहीं व्हाट इज़ PID, सो शी विल से नो, मे बी शी हैड 2 एपिसोड्स। बट अगर आप उसको पूछेंगे तो हो सकता है वो बताए कि हाँ मुझे इस तरीके से पहले भी हुआ है। सो यू हैव टू आस्क इन द पेशेंट्स ओन लैंग्वेज कि आपको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PID है क्या। अब नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पैथोलॉजिकल एनाटमी। जब आप ओपन करके देखते हैं, मान लीजिए, हालांकि हम हर एक केस को ओपन नहीं करते हैं, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द पैथोलॉजिकल एनाटमी कि अंदर क्या हो रहा है, जिससे फिर आप उसकी पैथोजेनेसिस को हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया है, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स हमें समझ में आएंगे कि वाई दो सिम्टम्स आर अराइजिंग। सो फर्स्ट स्टार्ट विद एक्यूट सेल्फिंजाइटिस। जो आपकी PID अगर हम कहते हैं तो PID को हम क्लिनिकली वी कैन एक्यूट PID, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक PID। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो हम इसमें पैथोलॉजिकल एनाटमी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द एक्यूट सेल्फिंजाइटिस। सो व्हाट इज एक्यूट सेल्फिंजाइटिस? द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग दैट द फैलोपियन ट्यूब्स जो है उसमें देयर इज अ इन्फ्लेमेशन एंड एक्यूट मीन्स सडन ऑनसेट, short history, there is a short history, sudden onset. So this is the meaning of acute. आगे भी जब भी आप कहीं पे पढ़ेंगे acute या chronic, उसमें आपको ये difference पता होता है। acute मतलब there is a sudden onset, short history, chronic means there is a long history। ठीक है, so acute मतलब sudden onset है, selfingitis, so there is a inflammation of fallopian tubes, because we know that PID, pelvic inflammatory disease, is inflammation of fallopian tube and ovary gets involved simultaneously. The only condition where ovaries are involved singularly, fallopian tubes are spared, but there is only involvement of ovary। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, मैंने बताया है, only condition is mumps। अदरवाइज जो आपका PID होता है, जब हमारा फैलोपियन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओवरी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, सो ओवेरियन इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। सो सबसे पहली बात, अगर आप मान लीजिए खोल के देखेंगे आपको क्या दिखेगा। हमने देखा है PID आपकी कॉजेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ गोनोकोकाई एंड क्लमाइडिया, and it is the pathogenic organism, they are coming from inside the fallopian tube। और एक हमने देखा है आफ्टर, usually it occurs after sepsis or after septic abortion or after puerperal sepsis and in cases of bacterial vaginosis। what is happening, जो आपका pathogenic organism है, it is coming through the lymphatics, सेल्यूलाइटिस होगा यहाँ पे बाहर की साइड में,
पहले आपका ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का आउटर पोर्शन इज इन्वॉल्व एंड देन द इन्फेक्शन फ्रॉम हेयर विल गो टूवर्ड्स द इनसाइड. सो विल डिस्कस. अब हम इसमें जो हम ले रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा अंदर से इन्फेक्शन आ रहा है, यूजुअली गोनोकोका एंड क्लेमाइडिया जो करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो आपका अंदर से आ रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें ऊपर से एनाटॉमी देखेंगे, हम बाई चांस हमें एनाटॉमी देख रहे हैं, तो उसकी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कैसे नज़र आएगी? बिकॉज इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. आपको ये इडिमेटस नज़र आएंगी, थिक होंगी, इडिमेटस नज़र आएंगी. ऊपर जो आपकी जो वेसल्स हैं वो बहुत थिक, बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आएंगी, है ना. और आपका इसमें से जब ये थिकनिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो बाहर आपको इसमें फ्लूइड ज़्यादा नज़र आएगा. तो ये थिक होंगी. व्हाट एल्स? दे विल बी इडिमेटस. नॉर्मल लुकिंग जो ग्लिसनिंग सरफेस होता है वैसा नहीं होगा. फिर क्या होगा, इसमें जो आपके वेसल्स हैं वो बहुत ही मोटे डायलेटेड नज़र आएंगे, जो आपके सुपरफिशियल वेसल्स हैं. ठीक है. एंड द श्योर साइन, अगर आपको लेप्रोटॉमी या लेप्रोस्कोपी इसमें करनी पड़ रही है, श्योर शॉट साइन, क्योंकि ये कंडीशन जो मैंने आपको आउटर सरफेस पे बताई है, दिस मे बी प्रेजेंट इन एनी अदर केस ऑफ पेल्विक पेरिटोनाइटिस, मे बी बिकॉज ऑफ द अपेंडिसाइटिस या डायवर्टिकुलाइटिस. उन केसेस में भी आपको ये बाहर से ऐसा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, नज़दीक की प्रॉक्सिमिटी है, तो आपको वो इस तरीके से नज़र आ सकता है. बट श्योर शॉट साइन कि ये दिस इज सेल्फिंजाइटिस इज, आपको जो फिम्ब्रियल एंड है वहाँ से अगर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, इफ़ यू कैन सी इट इज़ कमिंग, इट इज़ अ श्योर शॉट साइन दैट दिस इज एक्यूट सेल्फिंजाइटिस ओनली एंड ओनली. सो अगर आपको वो नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड. नहीं आ रहा है तो हम आगे देखेंगे कि क्या होगा इसमें. जब ये तो आपका फर्स्ट स्टेज है कि आपका ये हाइपरेमिया हो गया, एडिमा हो गया, ठीक है, डायलेटेड टॉर्चुअस वेसल्स हो गए, ठीक, एडिमेटस आपको फैलोपियन ट्यूब नज़र आ रहा है, ग्लिसनिंग आपकी ख़त्म हो गई है, एक्सुडेट साइड से भी निकल रहे हैं वो. ठीक है. अगर यहाँ पे आपका धीरे धीरे क्या होगा, पस अगर शुरू में निकल रहा है तो आप डायग्नोसिस ले सकते हैं. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? मे बी in early cases pus will be discharging. in later cases what happens, यहाँ से आपका जो purulent discharge निकल रहा है, जो inflammation यहाँ हो रही है, it will block this fimbrial end. यहाँ से fimbrial end आपका जो open था वो आपका because of fibrinous degeneration, जो pus है आपका, उससे क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा. ये आउटर कवरिंग जो है, इस ओपनिंग जो है, इट विल गेट क्लोज. अब क्लोज है और हमें पता है कि जो गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया में जो इन्फेक्शन हो रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड. यहाँ पे भी आपका जो म्यूकोजा है उसमें व्हाट इज हैपनिंग इन द म्यूकोजा इनसाइड, ये तो अभी बाहर का हमने पढ़ा. इन द म्यूकोजा यू कैन सी द इन्फिल्ट्रेट. आपका इन्फ्लेमेटरी चेंजेस म्यूकोजा में भी होंगे, वहाँ पे आपका नेक्रोसिस भी होगा एंड देयर विल बी डिस्चार्ज, पुरुलेंट डिस्चार्ज इनसाइड दिस. एक्सफोलिएशन होगा. आपकी जो ट्यूबल ये कैविटी है, इसके अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो पेंटअप जमा होते जाएंगे. जब तक आपका फिम्ब्रियल एंड ओपन है वो बाहर निकलता रहेगा. इट विल गो टू द पाउच ऑफ डगलस. वंस दिस स्टेज ये आगे प्रोलॉन्ग होता है विदाउट ट्रीटमेंट, द फिम्ब्रियल एंड इट गेट्स सील्ड बाय द फिब्रिनस डिजेनरेशन. एंड व्हाट हैपन, जो आपका अंदर पुरुलेंट मटेरियल जमा हो रहा है वो पेंटअप होने लगता है, वो जमा होने लगता है एंड इट विल गिव राइज टू द शेप ऑफ रिटॉर्ट. बिकॉज एम्पुलरी पोर्शन जो है वो आपका डिस्टेंड होगा, बट जो जहाँ पे ये आपका इंटरस्टिशियल और इस्थमस है वो आपका डिस्टेंड नहीं होगा. तो इट विल गिव राइज टू रिटॉर्ट शेप. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज रिटॉर्ट. इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. ये आपको पता है कि हाँ रिटॉर्ट शेप हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली रिटॉर्ट. आपने केमिस्ट्री में देखा होगा अपनी लैब में, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, खासकर ये डिस्टिलेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं, इसे रिटॉर्ट कहते हैं. इसके अंदर हमें लिक्विड डालना है, यहाँ से हम हीट करते हैं तो वेपर्स आपके यहाँ पे जाते हैं, तो इसको हम रिटॉर्ट कहते हैं. तो आप ये देखिए, क्योंकि ये आपका ये वाला पोर्शन जो है वो डिस्टेंड हो जाएगा, यहाँ से वो आपका पतला ही रह जाता है, डिस्टेंशन आपका इस पार्ट में नहीं होता है. सो दैट्स वाई वी से इट रिटॉर्ट शेप्ड फैलोपियन ट्यूब.
सो ये आपकी नेक्स्ट स्टेज में आपको रिटॉर्ट शेप फेलोपियन ट्यूब मिल गया। अंदर हमने देखा है कि यहाँ पे आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अंदर चल रहा है। अब हिस्टोलॉजी में हमें क्या नज़र आएगा, फिम्ब्रियम फेलोपियन ट्यूब में बहुत सारे अंदर म्यूकोजा में बहुत सारे प्लाइके होते हैं, है ना, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। जब हम इसको माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो क्या होता है, ये जो आपके बहुत प्लाइके हैं इट बिकम्स फ्लैटेंड। तो आपको फेलोपियन ट्यूब कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। सो आपके क्या हो रहे हैं, ये जो प्लाइके हैं दे आर गेटिंग फ्लैटेंड बिकॉज ऑफ डिस्टेंशन। जब ये डिस्टेंड होगा तो ये सारे फ्लैट हो जाएंगे, है ना। ये जब ये फूल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने बलून रख के फुला दिया तो ये सब पूरा ऊपर एक्सपैंड हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका फ्लैटनिंग ऑफ द प्लाइके, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर, ये आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमने फिर आपका जो ओवरी है वो बिकॉज ऑफ दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी इट गेट्स इन्वॉल्व। जब शुरू में आपका पस यहाँ से निकल रहा है, ओवरी तब इन्वॉल्व हो चुकी होती है। जब ये ट्यूबो ओवेरियन मास जब ये सील होता है तो ओवरी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी होती है एंड इट बिकम्स अ ट्यूबो ओवेरियन मास। आप इसमें ओवरी, हेल्दी ओवरी कहाँ है अलग से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑन लेप्रोटोमी। सो दिस बिकम्स ट्यूबो ओवेरियन मास। अब अगर हमने इसको यहाँ ट्रीट कर दिया, मे बी इन्फ्लेमेशन आपकी यहीं की यहीं रुक जाएगी। सपोज in remote area, suppose the patient fails to attend some clinician and the pathogenesis goes on, what will happen, जो आपकी यहाँ पे ये inflammation चल रही है it will expand to the adjacent areas। adjacent areas में अगर जाएगा तो क्या क्या बनेगा, आपका पेरिटोनियम बिल्कुल वही है, तो generalized peritonitis हो सकता है, paralytic ileus हो सकता है। पैरालिटिक आइलियस मीन्स आपके इंटेस्टिनल मूवमेंट ठप हो जाते हैं। देन पेल्विक और इवन सब डायफ्रैग्मेटिक, आपका पेल्विक एब्सेस तो बनेगा ही। हमने अभी देखा था कि यहाँ से आपका जब एक प्यूरलेंट डिस्चार्ज निकलेगा तो डिपेंडेंट एरिया पाउच ऑफ डगलस है, वहाँ पे आपका एब्सेस बन गया, पहुँच गया, कलेक्ट हो गया। अब ये जो है आपका फाइब्रोटिक बैंड होता है एक, इन केसेस ऑफ गोनोकोका एंड क्लेमाइडिया, जो आपके लिवर से के पास से जाता है, उसकी वजह से आपका लिवर और जो डायफ्राम के बीच का स्पेस है वहाँ पे आपका पुरुलेंट एक्यूमुलेशन होता है एंड इट इज़ कॉल्ड फिट्ज़-हग-कर्टिस सिंड्रोम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। और बिकॉज यहाँ पे जब आपका सब डायफ्रैग्मेटिक एब्सेस है, उस पेशेंट को यहाँ पे एक्यूट, यहाँ पे कई बार पेन महसूस होता है डायरेक्टली। सो शी विल कम टू यू कि यहाँ पे मेरे पेन है, और आप सोचेंगे दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। एंड इफ़ यू फेल टू एग्जामिन प्रॉपरली एंड इफ़ यू फेल टू टेक हिस्ट्री, यू में मिस कि उससे पहले उसको क्या क्या हुआ था, तो वो बताएगी फिर लोअर एब्डोमिनल पेन पहले था, फीवर भी था, अब मुझे वॉमिटिंग भी है और यहाँ पे पेन है। तो वो आके बोलेगी, क्योंकि जो उसको सबसे लास्ट में हुआ होता है वो सबसे पहले बताएगी। सो व्हाट शी विल से, मुझे वॉमिटिंग है और मुझे यहाँ पेन हो रहा है। तो यू मे मिस द डायग्नोसिस ऑफ PID एंड यू मे ट्रीट द वुमेन एज case of acute cholecystitis. So this is important. Why in cases of PID you can get right hypochondriac pain. So that is very important, Fitz-Hugh-Curtis syndrome. ठीक है. Now in cases of PID which follows, this was the pathogenesis which was taking place. And हाँ, इसमें एक चीज़ और रह गई, जब आपका ट्यूबल यहाँ पे एडिमा भी हो रहा है तो आपका अंदर का म्यूकोजा जो है वो तो आपका बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। अंदर जब आपका यहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है तो उसके बाद वहाँ पे एडिशन भी बन जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस एडिशन फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका जो म्यूकोजा है और एडिशंस की वजह से देर पोस्ट PID चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी एज वेल एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर वेरी हाई। और बाहर भी जब, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बाहर भी है, यहाँ पे भी पस एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर बाद में जब वो हील होगा उसमें डिजेनरेशन होगा, उसमें भी आपके साइनिके बनेंगे। सो दिस में गेट एडियर टू ब्रॉड लिगामेंट ऑल्सो, मे बी ये भारी हो जाते हैं। सो दे फॉल पोस्टीरियरली बिहाइंड द यूटरस एंड जो पूरा टीओ मास है वो घूम के पीछे आपके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूटरस पे जाके फ्यूज़ हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली सीन, सो यू शुड बी अवेयर। कई बार आपका जो ये फाइब्रोसिस और एडिशन फॉर्मेशन है, इट कम्स विद द
इंटेस्टाइन ऑल्सो. सो ये सब चीज़ें अगर वो इग्नोर अनट्रीटेड जा रही है तो ये सब एडवांस्ड केसेस है. फॉर्चुनेटली विद अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, so these cases are reported very less nowadays. Now in case of post-abortal and puerperal infection, what is happening? जो हमने देखा कि जो आपका पैथोजन है इट इज़ गोइंग थ्रू द लिम्फेटिक्स. यहाँ पे आपका ब्रॉड लिगामेंट में सेल्यूलाइटिस आएगी, उसके फीचर्स आपको नज़र आएंगे और बाहर आपका पहले स्टार्ट होगा. नॉट द इनसाइड विल बी अफेक्टेड मच. आपका फैलोपियन ट्यूब बाहर से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी और यहाँ पे आपके फाइब्रोसिस होगा, ये एडिशन होगा, बट फॉर्चुनेटली द म्यूकोजा वो आपका ठीक रह जाता है. इनकेस अगर आपका ब्लॉकिंग नहीं होती है तो जो चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी आर लेस इन सच केसेस. सो व्हाट इज नाउ कमिंग टू सब एक्यूट PID. सब एक्यूट PID, इफ़ यू स्टार्ट ट्रीटिंग दिस PID, you start antibiotic, but the patient fails to take the antibiotic properly. what happen, जो आपका इन्फ्लेमेशन यहाँ चल रहा है, जो इतना एक्यूट स्टार्ट हुआ था, उसकी जगह क्या हो जाएगा, वो स्लो हल्के लेवल पे चलता रहेगा. सो शी इज़ नाउ रिलीव्ड ऑफ हर सिम्टम्स, शी हैज़ स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन और शी इज़ टेकिंग इट इंटरमिटेंटली. एंड what happened, the pathogenesis that occurred, it is taking place at a slower pace and gradually, so it will lead to subacute PID. And now what is chronic PID? Suppose you fail to treat this condition in its acute stage or you initiate treatment late. हमने जब तक मान लीजिए हमारे फिम्ब्रिए क्लोज हो गए, हमने उसको अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं दिया और आपके फिम्ब्रिए क्लोज हो गए, तो क्या हो जाएगा, फिर जो ये ट्यूबो ओवेरियन मास अभी बना था ये रह जाएगा. सो इट इज़ क्रॉनिक PID. वो आपका मास इफेक्ट आपको देगा, देन इनफर्टिलिटी कॉज करेगा. हाइड्रोसल्फिंग्स बन सकता है. सो व्हाट इज हाइड्रोसल्फिंग्स? हाइड्रोसल्फिंग्स इज द सेम दिस फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, उसके अंदर उसकी जो व्हाट आर द फाइंडिंग ऑफ हाउ डू यू डिफरेंशिएट हाइड्रोसल्फिंग्स फ्रॉम क्रॉनिक पायोसल्फिंजाइटिस. कहने को दोनों में एक ही चीज़ है कि आपके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है और अंदर पेंटअप सिक्रीशंस है. बट इन केस ऑफ हाइड्रोसल्फिंग्स, जो उसकी आपकी फैलोपियन ट्यूब या आपके जो आपको जो एक मास नज़र आ रहा है, उसकी वॉल जो होंगी दे आर थिन ट्रांसल्यूसेंट. बट इन केस ऑफ क्रॉनिक सल्फिंजाइटिस व्हाट इज़ हैपनिंग, जो उसकी वॉल है, जो उसका आपका क्रॉनिक सल्फिंजाइटिस की जो वॉल है, इट विल बी थिकेंड एंड फाइब्रोटिक. ठीक है ना. तो ये डिफरेंस आपका आता है. इन केस ऑफ हाइड्रोसल्फिंग्स अंदर का जो आपका मटेरियल है वो स्टेराइल हो जाता है, बट इन केस ऑफ क्रॉनिक पायोसल्फिंजाइटिस अंदर पुरलेंट डिस्चार्ज भरा रहता है एंड वो जो प्रोसेस है वो चल रहा है. तो पस डिस्चार्ज, अंदर नेक्रोसिस चल रही है म्यूकोजा पे, मे बी एट ए स्लोअर रेट. सो धीरे धीरे वो बनता रहता है और वो आपका धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करता रहता है. सो दिस इज हाइड्रोसल्फिंग्स. वॉल ऑफ द हाइड्रोसल्फिंग्स इज थिन. वो होता वो रिटॉर्ट शेप्ड है, बोथ आर रिटॉर्ट शेप्ड. ठीक है, दे बोथ आर रिटॉर्ट शेप्ड एंड इट व्हेन विल यू सी दिस हाइड्रोसल्फिंग्स, कितना टाइम एटलीस्ट होना चाहिए आफ्टर द एक्यूट एपिसोड कि आपका हाइड्रोसल्फिंग्स बन जाए. इट इज़ 6 weeks. ऑलवेज रिमेंबर, इट मे ऑल्सो कम एज एन MCQ. आपसे ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वुमेन इज़ कमिंग विद द मास, पेनलेस मास, ठीक है, एंड अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस एंड ऑन पर वेजिनल एग्जामिनेशन, per speculum examination it is okay. Per vaginal examination it is non-tender. Cervical movements are non-tender and she has a past history of fever and acute abdomen around 6 weeks back. So what could be the diagnosis? So you will have to remember, because it is hydrosalpinx and it is now non-tender, 6 weeks has elapsed, so it is hydrosalpinx. In case of chronic pyosalpinx, इट इज़ यूजुअली पेनफुल. आपका जो मूवमेंट्स होते हैं वो है पेनफुल एंड इट इज़, जो हाइड्रोसल्फिंग्स होता है इट इज़ यूजुअली नॉट मच दिस थिंग, एडिशन इतनी नहीं होती हैं. बट क्रॉनिक पायोसल्फिंग्स में आपके एडिशन अच्छे से हो जाते हैं. मे बी इट इज़ फिक्स्ड इन द ऑन द पोस्टीरियर यूट्राइन wall. अब एक नेक्स्ट है क्रॉनिक इंटरस्टिशियल सल्फिंजाइटिस. इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. डेफिनेटली इट इज थिकेंड
इट इज़ थिकेंड, इट इज़ फाइब्रोटिक, बट देयर इज़ नो डिस्टेंशन, आपके फैलोपियन ट्यूब भी ओपन यहाँ से रहता है। तो जो आपका आ रहा है वो निकल रहा है, वो आपका जो यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब का जो एंड ब्लॉक हुआ था, फिम्ब्रियल एंड जो ब्लॉक हुआ था बिकॉज ऑफ एडिशन, वो नहीं हुआ है, लेकिन इसके वॉल थिक होते हैं और फाइब्रोटिक होते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट? बिकॉज वी नो दैट व्हेन द फैलोपियन ट्यूब आर गेटिंग इन्फ्लेम्ड because of the purulent discharge and close proximity of the ovary, it gets involved. So आपका communication होता है maybe with the follicular cyst, and you cannot identify कि ovary कहाँ है इसमें और tube कहाँ है. It becomes all entangled. So this is tubo-ovarian cyst, and if it is if the material is purulent, it is tubo-ovarian abscess. And now, and last one of chronic PID is tuberculous form, that will be dealt in separate chapter. Now coming to staging, अभी हमने ये पढ़ा है ना, अब हम देखते हैं stage. It can be mild, PID can be mild, PID can be moderate, and PID can be severe. ठीक है, and we have seen that there is a fallopian tube involvement. Now depending upon the severity of tubal damage that is occurring, it is not about the severity of mild, moderate or severe. The clinical presentation नहीं हम बात कर रहे हैं. The staging is by the amount of tubal damage that is occurring. So not about the clinical staging. It is not a clinical staging. It is about the type of tubal damage that is occurring. We Gennesville has divided PID into 5 stages. So stage 1. What is stage 1? Stage 1 where there is a very minimal tubal damage. So what? There is acute self-ingitis, but there is no peritonitis and neither there are adhesions. सेल्फिंजाइटिस हैज़ ऑकर्ड, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आ रहा है, वहाँ से वो भी नज़र पुरुलेंट डिस्चार्ज भी आ रहा है फैलोपियन ट्यूब से. ना तो आपकी इसमें पेरिटोनाइटिस के कोई साइन सिम्टम्स नहीं है और एडिजन भी बिल्कुल कोई नहीं है, एकदम इनिशियल स्टेज में ये है. नाउ न स्टेज 2. व्हाट इज स्टेज 2? नाउ व्हाट नेक्स्ट? Acute self-ingitis है, but there is peritonitis. This is without peritonitis and no adhesion. It is without. It is with peritonitis. Peritonitis has set in. और क्या है? There is also purulent discharge. कहाँ से आता है? वो फिम्ब्रियल एंड से. That means कि अभी तक आपका फिम्ब्रियल एंड ब्लॉक इसमें स्टेज 2 में नहीं हुआ है. Now स्टेज 3 acute self-ingitis है आपकी. ठीक है, वो तो होनी है क्योंकि हम अभी PID की स्टेजिंग की बात कर रहे हैं. एक्यूट सेल्फिंजाइटिस है बट सुपर इम्पोज ट्यूबल ऑक्लूजन. आपका क्या हो गया है? जो अभी इसमें से जो पुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा था स्टेज 2 में, स्टेज 3 में हमने क्या देखा? वो फिम्ब्रियल एंड जो हैं आपके वो सील हो गए हैं, और सील होने के बाद में यहाँ पे ये ट्यूबल ऑक्लूजन हो गया है और उसके अंदर जो पुरुलेंट डिस्चार्ज भर रहा है. सो इसमें हमें क्या मिलेगा? We can remember tubo-ovarian abscess. Stage 3. Now what is stage 4? ये जो आपकी tubo-ovarian abscess बनी है, इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला है, यहाँ ओवरी लग गई है, ये रिटॉर्ट शेप बन गई. तो इसमें क्या हो गया? ये बिकॉज इसमें इतना टेंशन थी, ये टेंस था और ये रप्चर हो गया. ठीक है. सो दिस इज़ द स्टेज 4. अब जब ये रप्चर होगा, वी ऑल नो व्हाट विल हैपन. आपका पेल्विक पेरिटोनाइटिस अच्छे से होके ऊपर भी जाएगा और ये जो पुरुलेंट डिस्चार्ज है, पैलेटिक आइलियस वगैरह भी ये सब कुछ कर सकता है. सो इट इज़ एडवांस्ड थिंग. एंड फिफ्थ वन इज ट्यूबरक्युलर सेल्फिंजाइटिस. सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एक्यूट PID. स्टेज 1 ओनली इन्फ्लेमेशन, नो पेरिटोनाइटिस, नो एडिशन. इन स्टेज 2 in self-ingitis, acute self-ingitis along with purulent discharge and peritonitis. स्टेज 3 में क्या हो गया है? वो आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है, ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस बन गया है. एंड स्टेज 4 में ट्यूबो-ओवेरियन एब्सेस जो बना था वो रप्चर हो गया है. एंड स्टेज 5 इज ट्यूबरकुलर PID. सो अब हम देखेंगे, हमने अभी देखा कि इसके पैथोजेनेसिस
क्या इसकी पैथो एनाटमी क्या है, एनाटमिकल फिजियोलॉजी हमने हर चीज़ देख ली. अब हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस, बिकॉज वी हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ इट इज़ ऑकरिंग, व्हाट आर द पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट आर ऑकरिंग. हम देखेंगे एक सिम्टम्स एंड साइंस. सिम्टम्स जो पेशेंट आके हमको बताएगा, साइंस जो हम पेशेंट में ऑब्जर्व करेंगे. तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, PID किस एज की बीमारी है, यंग वुमेन हु इज सेक्सुअली एक्टिव. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू विल note in the person. So young sexually active woman. Now what is the most how she will present to you, she will present with the pain in abdomen and it is of which nature, acute sudden onset pain in abdomen. So अब हमने यहाँ पे देखा है कि stages होते हैं PID में, तो where the pain will be located in early stages, yes definitely it is located lower abdomen and as it is bilateral involvement उसको पूरा lower abdomen में pain होगा. it is not like कि मेरे एक right side है या left side है. so she will come to you and say कि मेरा lower abdomen में pain है. she is a sexually active young woman. and what next, अगर वो थोड़ा देर से आती है आपके पास तो शी में से कि मेरे को पहले नीचे दर्द हुआ था, अब नाउ थोड़े दिनों बाद मुझे पेन जो है वो ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है. ठीक है, व्हाट, ये तो वो बोल के आई. आप क्या देखेंगे, उसको फीवर भी होगा हाई, और फीवर कैसा होगा, इट विल बी हाई ग्रेड फीवर. ठीक है, अराउंड 104 वगैरह तक उसका फीवर होगा. अगर वो आपको अर्ली स्टेजेस में नहीं आई है, थोड़ा और एडवांस स्टेज में आई है, तो व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द इंटेस्टिनल इन्वॉल्वमेंट पेरिटोनाइटिस, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वॉमिटिंग. हमें पता है कि भाई एब्डोमिनल कुछ होता है, पेरिटोनाइटिस में क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग में बी देयर. ओके, now she may also come with the symptom of dysuria or vaginal discharge. Definitely vaginal discharge will be there. So you will have to ask in the, if a young woman sexually active comes to you with pain in lower abdomen, always take a negative history or positive history, whichever is present, about the vaginal discharge. So this you have to be very careful about. ठीक, now coming to menstrual irregularities may be present, especially in cases of chronic PID because of endometritis that is occurring there along with the fallopian tube damage. But in cases of acute PID, what happens, because of the inflammation that is occurring in the fallopian tube, also there is endometritis, and a woman may experience, it is not always, may experience menstrual blood flow which is not expected at that time. So with fever, a sexually active woman coming to you with acute abdomen, lower abdominal pain, high grade fever, and if she says that I was not expecting my periods but they started and they are usually heavy, so always there is a clinical impression that she is a case of PID. Also you have to ask about any history of amenorrhea, because why, there may be septic abortion, criminal abortion भी उसका हुआ हो सकता है, कई बार वो उसको कंसील भी करती है. सो यू हैव टू बी वेरी टेक्टफुल इन आस्किंग कि कब हुआ था, लास्ट कब हुआ था. यू आस्क द डेट. सो अगर वो बोलेगी कि आप पूछेंगे कि आपका पीरियड रुका हुआ है, तो वो बोल देगी नहीं. बट इफ़ यू आस्क कि कब हुआ था, सो शी विल टेल यू द डेट, ओके, कि वो कब हुआ था. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये तो आपके हमारे सिम्टम्स के साथ वो आई है. नाउ व्हाट साइंस विल यू, हाँ, और सिम्टम क्या होंगे, अगर आपको उसमें पेरिटोनाइटिस ऊपर तक फैल गया है तो बाउल इरिटेशन का, डायरिया एंड रेक्टल इरिटेशन, क्योंकि अगर आपका पाउच ऑफ डगलस में पास जमा हुआ है तो देयर इज़ ए रेक्टल इरिटेशन एंड उसको स्मॉल लूज मोशन स्मॉल क्वांटिटी में होंगे. सो ये बड़ी टिपिकल हिस्ट्री होती है कि उसको फ्रीक्वेंट मोशन भी बाद में आने लगते हैं. नाउ कमिंग टू साइंस, व्हाट आर द साइंस. जब वो इतना हाई ग्रेड फीवर लेकर आई है और आपको पता है कि इतना इन्फ्लेमेशन वहाँ चल रहा है, तो शी विल बी इल लुकिंग, हर जनरल कंडीशन इज़ नॉट गुड, हर टेम्परेचर इज़ हाई. यू हैव टू मेंशन इट इन योर examination. Her temperature is whatever you measure, you note it down. Then there is, because of this fever and inflammation, there is tachycardia, but her blood pressure is usually within normal limit. There is no hypotension. In case
there is hemorrhage, that is in case how will you differentiate? In case of ectopic pregnancy, she may be hypotensive, but in this case, even though there is tachycardia, that is occurring because of the inflammation that is occurring, infection, and not because of the hypotension. So her blood pressure is usually within normal limit. So tachycardia is present because of the all these things. She is dehydrated, and her respiratory rate will be high, tongue will be coated. You have to all mention it, either it is present or not, you have to mention in your examination. And per abdominal examination, now taking per abdominal examination, what will you notice? Abdomen is, if it is a little advanced, it is distended, tender, and you may not even able to palpate a ovarian any mass because of the tenderness and rigidity. But if you suppose start the treatment and pain is relieved, then on examination you may find lower abdominal mass which is coming from the pelvis. So pelvic origin mass कैसा होता है per abdomen में? So examiner will ask you, so how will you differentiate whether the mass is originating from pelvis or not? So what is the answer you are going to give? If you are not able to reach the lower surface, lower margin पे अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, then it is a pelvic origin mass, and if you are able to reach the lower margin of the mass, then it is not of pelvic origin. So pelvic origin का mass आपको वहाँ पे नज़र आ सकता है अगर patient आपकी after treatment उसको आराम पड़ा है and her tenderness is relieved. Now सेक्शुअली एक्टिव वुमेन है, उसको पेन एब्डोमेन है और उसने वेजिनल डिस्चार्ज भी आपको बताया है, एक्यूट है, फीवर है, हर चीज़ है. सो यू आर गोइंग टू लुक फॉर पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन ऑल्सो. यू हैव टू लुक फॉर द साइंस ऑफ वेजाइनाइटिस एंड ऑल्सो सर्वाइकल डिस्चार्ज. हाउ इज द सर्वाइकल डिस्चार्ज? यू विल नोटिस दैट देयर इज अ प्यूरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज ऑल्सो. सो and then on per vaginal examination, cervical movement tenderness, and you may feel adnexal mass which is also tender, or sometimes it may be fixed to the uterus, sometimes it may be free from the uterus, but usually it is fixed to the posterior surface of the uterus. And also on per speculum examination, you, in case if there is a collection in the pouch of Douglas, what will you notice? You will notice that it is bulging outwards because of the this pelvic pouch of Douglas accumulation of pus. And bogginess you may feel on per vaginal examination. So you have to be careful in all these things. Always look for per speculum examination, and this will be helpful to you in for differential diagnosis. Now the examiner may ask why this is not appendicitis. Why this is not appendicitis? What are the findings that is going against appendicitis? Because acute abdomen differential diagnosis is definitely appendicitis. Also in such women, ectopic pregnancy. So you will be asked how will you differentiate it from acute appendicitis? Why this is not acute appendicitis, or why this is not cholecystitis, or why this is not ectopic pregnancy? So you have to be careful about the per speculum examination. You have to be, in case of PID there is purulent vaginal discharge. सर आपको vaginitis भी नज़र आएगा, और cervix से purulent discharge या डिस्चार्ज भी नज़र आएगा. वो आपको फिर हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे. वी हैव टू टेक द सर्वाइकल स्वैब एज वेल एज हाई वजेनल स्वैब, बोथ वी हैव टू टेक. सो नाउ कमिंग टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज जो भी आपके एक वुमेन में एक्यूट एब्डोमेन के कॉजेज होते हैं, दे ऑल कम इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सो वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू कि आप उसको किस किस फीचर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले एक्यूट अपेंडिसाइटिस. येस, एज वाइज बोथ आर द डिसीज ऑफ यंग वुमेन, यंग एज. ओके, नाउ बट वॉमिटिंग भी हो सकती है जो कि इसमें एडवांस्ड केसेस में होती है. पर आपका जो पेन होता है अपेंडिसाइटिस का पेन, इट विल बी फर्स्ट इन द पेरिअम्बलिकल एरिया एंड देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द towards the right side. But in case of PID, how the pain started? It started in the lower abdomen and then it moved upward. Okay, now in case of appendicitis, although there may be fever, but it is not as high grade as it is found in PID, acute PID. On per speculum examination, there are no signs of any
इन्फेक्शन, वेजाइनाइटिस और एनी सर्वाइकल डिस्चार्ज भी उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप उसका जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें भी आपको कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं मिल रही है। सो दिस इज़ द वे यू विल differentiate it from acute appendicitis. Now the second differential diagnosis is ectopic gestation. Young woman की एक ये डिसीज़ है डेफिनेटली दोनों। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी और पीआईडी में क्या चीज़ है, किसी को अगर आपने पूछा, हिस्ट्री में पूछा इज देयर ए पास्ट हिस्ट्री ऑफ पीआईडी या सिम्टम सिमिलर टू पीआईडी, तो वो बोलेगी हाँ। अब पीआईडी के बाद एक्टोपिक हो सकती है डेफिनेटली, एंड पीआईडी के बाद सेकंड एपिसोड ऑफ पीआईडी हो सकता है डेफिनेटली। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग। सो एक तो पहले क्या आएगा, अमीनोरिया। इन केस ऑफ एक्टोपिक जेस्टेशन अमीनोरिया। इन केस अगर आपका वहाँ पे सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है तो देयर में बी हिस्ट्री ऑफ अमीनोरिया एंड शी में कंसील द हिस्ट्री ऑफ एनी इंटरवेंशन। सो उसमें भी अमीनोरिया हो गया, इसमें भी अमीनोरिया हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, टेम्परेचर। यस, in case of PID there is high grade fever, but in case of ectopic pregnancy fever is not of much commonly seen. Also there is अगर आपका ectopic rupture है so what, क्या आपको क्या हाइपोटेंशन मिलेगा। हाइपोटेंशन मिलने से क्या होगा आपका, हेमरेज होने से क्या होगा आपका, हाइपोटेंशन होगा। तो उसमें हाइपोटेंशन भी मिलेगा, टेकिकार्डिया भी मिलेगा, फीवर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में आपको वेजाइनाइटिस या सर्वाइकल डिस्चार्ज नहीं दिखेगा, लेकिन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में कॉमन फाइंडिंग दोनों में आपका सर्वाइकल मूवमेंट टेंडरनेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ विल यू विल, एंड ऑन इन्वेस्टिगेशन on ultrasound it will be more clear to you. And also you should always do a pregnancy test, spot pregnancy test, urine pregnancy test to confirm whether it is positive or not. So these are the things that will differentiate. Now the third is diverticulitis. Diverticulitis जो है वो above 50 एज की वुमेन की डिसीज़ है कॉमनली, एंड PID जो है वो यंग एज में होता है। वेरी रेयरली इट मे हैपन कि आपका लेटर एज में इन हर 40s और 50s शी अंडरगो सम दिस abortion, that too criminal abortion, and she may land up in PID because of that septic abortion. So ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, पेन जो है it is in diverticulitis it is in the left iliac fossa, एंड ऑल्सो वही फीवर आपका कम होता है इसमें, और जो बाकी के साइंस एंड सिम्टम्स डिहाइड्रेशन वगैरह जो है वो इसमें इतना नहीं होगा। नाउ ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, डेफिनेटली आपका ओवेरियन मास PID में भी है और ओवेरियन सिस्ट आपकी जो है वो ट्विस्ट हो गई है। तो इसमें क्या आएगा, वही फीवर इसमें यूजुअली नहीं होता है, वॉमिटिंग ज़रूर होगी इसमें, फीवर नहीं होगा इसमें। एंड आप जब पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे देयर इज़ नो वेजाइनाइटिस एंड देयर इज़ नो सर्वाइकल डिस्चार्ज ऑल्सो। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या आपको इसमें हिस्ट्री में नहीं आएगा। और जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो डायग्नोसिस इज़ प्रेटी क्लियर। नाउ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, बिकॉज हमने देखा है कि इसमें जब आपका पेरिटोनियम इन्वॉल्व होता है, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस होती है या रेक्टल इरिटेशन होता है, तो क्या हमने देखा था कि फ्रिक्वेंट मोशन, लूज मोशन वुमेन को हो रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ से भी। लेकिन उसमें बाकी साइंस नहीं होता, फीवर नहीं होगा उसको, है ना, पेन नहीं होगा, इतना पेन एब्डोमेन जो है, वॉमिटिंग नहीं होगी, वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह नहीं होगा। सो वो एडवांस्ड डिसीज़ का सिम्टम है जो फ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट है। लेकिन उसमें बाकी दूसरे सिम्टम्स या ये एक्यूट एब्डोमेन वगैरह नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डिस्यूरिया वगैरह, उसमें भी आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है। उसमें PID में भी डिस्यूरिया फील हो सकता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, आपका ब्लैडर इन्फ्लेमेशन की वजह से। लेकिन वही है, आपका फीवर और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो इतनी ईजिली इसमें नज़र नहीं आती हैं। एंड आफ्टर विद द इन्वेस्टिगेशन यू विल बी प्रेटी क्लियर। नाउ रप्चर्ड एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, पेन होगा, एक्यूट एब्डोमेन होगा डेफिनेटली। लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, इसमें आपका फीवर यूजुअली इतना नहीं होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता है। और अगर आप पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे तो देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ डिस्मेनोरिया
and menorrhagia in such cases. Now septic abortion, because septic abortion is a causative factor for PID, definitely. Fortunately the treatment is for both is same. So septic abortion may mimic clinical features of PID. More though I can say that septic abortion is a causative factor for PID. So पर ट्रीटमेंट दोनों में सेम रहता है. ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपका दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम रहता है. बस उसमें हमें एक चीज़ देखनी होती है कि सेप्टिक अबॉर्शन आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं. वंस द इन्फ्लेमेशन सेटल्स देन यू विल बी गोइंग फॉर क्यूरेटाज, बट दैट विल नॉट बी योर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन केस ऑफ PID. सो दैट इज़ ऑफ इमीडिएट आपको उसमें नहीं करना होता. डेफिनेटली आप पहले 48 आवर्स एंटीबायोटिक देंगे, सेटल करेंगे. और अगर आपका कुछ प्रेजेंट है, अनलेस एंड अनटिल आपका सेप्टिक अबॉर्शन के बाद में वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन ट्रेमेंडस ब्लीडिंग करके आ रहा है, तब तो आप उसे तुरंत इंटरवीन करेंगे. अदरवाइज यू विल वेट फॉर 48 आवर्स. सो दिस इज़ द ओनली थिंग. सो इतने टाइम में आपको अल्ट्रासाउंड के साथ आपका ये कंफर्म हो जाता है. एंड कोलेसिस्टाइटिस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिट्स फिट्ज-कर्टिस सिंड्रोम. देर इज़ अ फाइब्रस बैंड एक्सटेंड करता है कहाँ से? फ्रॉम द राइट एडनेक्सा एंड टूवर्ड्स द अंडर सर्फेस ऑफ द लिवर. सो आपका वहाँ पे सब डायफ्रैग्मेटिक अब्सेस बनती है एंड इट कॉजेज पेन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अप टिल द डिफरेंशियल डायग्नोसिस आई हैव डेल्ट विद. इसमें आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर मेंशन करिए योर क्वेरीज. आई विल डेफिनेटली आंसर. अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें. और कोई भी आपको न्यू टॉपिक अगर जानना है तो डेफिनेटली यू प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल कम विद द वीडियो वेरी सून. थैंक यू.